दोस्तों 15,000, 15 लाख, 15 करोड़ या 15 लाख करोड़। दोस्तों 15 लाख करोड़, इतना बड़ा स्कैम हो गया कैसे? दोस्तों ये स्कैम किसने कर दिया? ये स्कैम कर दिया राजेश एक्सपोर्ट ने। कौन है इसके फाउंडर? दोस्तों इसके फाउंडर है मिस्टर राजेश मेहता। हुआ क्या, कैसे, आप कैसे प्रभावित होंगे, सब दोस्तों बताने वाला हूं। बने रहिए इस वीडियो में। और दोस्तों क्योंकि आप सबका पैसा इन्वॉल्व है तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दीपक वाधवा.ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्त ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आने ही वाला हूं। तो दोस्तों पूरी क्रोनोलॉजी के साथ समझते हैं हुआ क्या, कैसे कैसे इतना बड़ा 15 लाख करोड़ का जो एक घोटाला हो गया, सेबी की नाक के नीचे से निकल गया और किसी को पता नहीं लगा। 10 साल से एक चीज हो रही है, किसी को पता ही नहीं लगा। क्या लूप होल है, क्या गलती हुई, किसने चिताया, किसने बताया, कौन है विसिल ब्लोअर, दोस्तों सब बताने वाला हूं। बने रहिए, दीपक वाधवा.ऑफिशियल को फॉलो कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों आपने अब तक नाम सुना होगा हर्षद मेहता। बहुत बड़ा स्कैम था 1992 में, 1992 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों सत्यम का स्कैम आया, उसके बाद नीरव मोदी का स्कैम आया। पर आज जो स्कैम है दोस्तों वो है 15 लाख करोड़ का। राजेश एक्सपोर्ट्स करती क्या है ये कंपनी? दोस्तों बहुत जल्दी से क्विकली समझते हैं। आज से 20 से 25 साल पहले दोस्तों इनकी एक सुनार की दुकान होती थी, एक बहुत छोटी सी दुकान जिसमें ये ज्वेलरी बेचा करते थे। वहां से बढ़ते 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 दोस्तों ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई, लिस्टेड कंपनी बन गई। और दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने स्विट्जरलैंड की रिफाइनरी थी, गोल्ड की रिफाइनरी वेलकामी, उसको भी खरीद लिया। यहीं से दोस्तों सारा गड़बड़ घोटाला चालू होता है। दोस्तों ये ऐसा क्लेम करते हैं कि इनकी साउथ अफ्रीका में गोल्ड की माइंस भी हैं, जिसको कि सेबी कहता है ये सब गलत है। समझते हैं क्या हुआ। दोस्तों 15.15 लाख करोड़ एक्चुअल फिगर ये है। ये इतना बड़ा नंबर है कि दोस्तों इससे पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है। हम और आप तो मरने ही वाले हैं क्योंकि हमने इसके शेयरों में निवेश कर रखा है, लेकिन हमारे म्यूचुअल फंड्स भी मरने वाले हैं। हमारा पैसा जो LIC के थ्रू इसमें लगा हुआ है वो भी मरने वाला है क्योंकि शेयर में लगातार लोअर सर्किट और डाउन ट्रेंड बना हुआ है। क्या कह रही है कंपनी, क्या कह रही है सेबी, सेबी ने क्या ऑर्डर किया, सेबी ने क्यों ऑर्डर किया, चलिए दोस्तों विस्तार से सब बताता हूँ। तो सच क्या है दोस्तों कि इन्वेस्टर्स को गुमराह किया गया। कैसे गुमराह किया गया? वो ये कह के गुमराह किया गया कि हमारी कंपनी के इतने रेवेन्यू हैं, इतने लाख करोड़ रुपए हर साल सेल हो रही है, इतना प्रॉफिट आ रहा है और इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं। जब आपके अर्निंग्स अच्छे होते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट आप डिक्लेयर करते हैं जो कि आप BSE में जमा करते हैं। अब दोस्तों जब आप BSE में कोई भी चीज़ जमा करते हैं, कोई भी चीज़ लिख के देते हैं तो आप उसके लिए एक लायबिलिटी के तौर पे होते हैं कि आप इसको ऑनर करेंगे। यानी कि BSE भी ये मान के चल रहा है कि जो बात आप वहाँ लिख के दे रहे हैं वो सत्य है, सत्यापित है और आपके CA ने उसको ऑडिट करके कंफर्म किया हुआ है। ये बात एक जनरल सा प्रोसेस है और उसको BSE भी मान लेती है, उसको NSE भी मान लेती है और उसको सेबी भी मान लेती है। आप जब भी अपना क्वार्टरली रिटर्न्स होते हैं, आपने देखा होगा कई दफ़ा के आज TCS के रिजल्ट्स आने हैं, आज क्वार्टरली रिजल्ट HDFC के हैं, आज SBI के हैं। ऐसे ही जब इनके रिजल्ट्स आते थे तो ये अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करके BSE में जमा कराते थे और जो हम लोगों को मिलते थे जो कि बहुत शानदार होते थे और तभी आप इस पर अगेन एंड अगेन आप इसमें पैसा लगा के इसको आगे लेके जा रहे थे शेयर। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, मैं बताता हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 2024 में, जब एक कंप्लेंट जाती है शेयर होल्डर की सेबी के पास। और वो कंप्लेंट क्या थी दोस्तों? कंप्लेंट में कहा गया कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ फिगर्स अनयूजुअल लग रहे हैं और ये किसी एक जो इन्वेस्टर था, जो शेयर होल्डर था, आपकी मेरी तरह एक शेयर धारक था, उसने ये कंप्लेंट की थी। कुछ इन्वेस्टर्स को लगा कि फाइनेंशियल नंबर और ग्राउंड रियलिटी में मिसमैच हो रहा है। अब जब ऐसी कंप्लेंट सेबी के पास पहुंचती है तो रेगुलेटर का काम ये होता है कि वो उसको वेरीफाई करे। सेबी ने अपनी जांच शुरू कर दी। सेबी का एक अपना इंटरनल मैकेनिज्म है। पहले अगर कंप्लेंट आई है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है जो लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सेबी उस पर बात करता है। अब दोस्तों सेबी क्या है? सेबी एक रेगुलेटर है जिसका कि काम ये है कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ धोखा ना हो,
किसी भी इन्वेस्टर को कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, किसी भी इन्वेस्टर के साथ कुछ भी गलत ना हो जाए। अब चाहे वो आरए के फॉर्म में हो, चाहे वो एडवाइजरी के फॉर्म में हो, चाहे वो निवेश के फॉर्म में हो, चाहे वो कंपनी के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी काम में हो। दोस्तों, मैं बहुत फख्र से ये बात कह सकता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट के नेतृत्व में सेबी ने बहुत ही उम्दा कदम लिए हैं। पिछले 4-5 सालों में आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि सेबी ने आज इस एडवाइज़र को पकड़ लिया, ये टिप्स देने वाले को पकड़ लिया, इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया, उसके अगेंस्ट ले लिया, और सेबी लगातार अपना शिकंजा कसती जा रही है ताकि आप लोग जो कि एक छोटे इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे साथ, आपके साथ, किसी के साथ कोई धोखा ना हो जाए। ये तो बात रही सेबी की। अब दोस्तों, जब उनके पास ये चीज़ पहुंची और जब उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ हेरफेर समझी, तो उन्होंने कहा इसमें फॉरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है। अब फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है दोस्तों? फॉरेंसिक ऑडिट दोस्तों, जैसे एक तो नॉर्मल ऑडिट होता है कि आपके यहाँ ऑडिटर आता है, वो पेपर को चेक करता है, ये तो हुई दोस्तों नॉर्मल ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट होता है इससे भी डीप डाउन ड्वेलिंग, यानी कि ये क्यों, कैसे, कब, किधर, क्या, इसके लिए बहुत सारे सवालात उठा देता है। फॉरेंसिक ऑडिट में पूछताछ की जाती है, फॉरेंसिक ऑडिट में एक एक पेपर को जांचा जाता है, एक एक ट्रांजैक्शन का रूट समझा जाता है और एक एक ट्रांजैक्शन की तह तक जाया जाता है। दोस्तों, इसको कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट। आप लोगों ने कई सीरियल आते हैं जो जासूसी होते हैं, जो मर्डर के होते हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल, ये वो, इसमें देखा होगा कि वो फॉरेंसिक जांच करते हैं, जहाँ पे एक आप देखते हैं कि कोई पड़ा हुआ है, वो उसकी मेडिकल जांच हो रही है, उसको फॉरेंसिक कहते हैं। फॉरेंसिक का मतलब होता है बिल्कुल जैसे बॉडी के केस में होता है, बिल्कुल सेल लेवल तक की जांच। और फॉरेंसिक ऑडिट जो फाइनेंशियल्स उसमें होता है, इसका मतलब है कि जहाँ से पैसा चला, जहाँ से ट्रांजैक्शन शुरू हुई, जहाँ से ट्रांजैक्शन की गई, वहाँ से जांच शुरू होके बिल्कुल आखिर तक कैसे हुआ, उसको फॉरेंसिक ऑडिट बोलते हैं। अब दोस्तों, ये नॉर्मल ऑडिट नहीं होता, ये फाइनेंशियल डिटेक्टिव की तरह काम होता है। इसमें हर ट्रांजैक्शन, हर अकाउंट, हर सब्सिडरी, हर डॉक्यूमेंट की बहुत अच्छे से जांच की जाती है, डिटेल जांच की जाती है। और फिर आया वो नंबर जिससे पूरे मार्केट को शॉक लग गया। फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट हो चुका है। क्या कंडक्ट हुआ है? फॉरेंसिक ऑडिट में ही जांच हुई है कि जो इन्होंने अपनी इनकम दिखाई है, जो इन्होंने अपना मुनाफा दिखाया है, जो इन्होंने अपनी रेवेन्यू दिखाई है 15.15 लाख करोड़, वो फर्जीवाड़ा है। अब इसको कंपनी कैसे ले रही है? कंपनी कह रही है ये तो रॉन्ग डूइंग, हमने तो कुछ किया ही नहीं। कोई भी आदमी क्राइम करके ये नहीं कहता कि मैंने किया है। अभी तो वो अदालत में जाएगा, वो अपने पेपर रखेगा, सेबी अपना तर्क रखेगी। लेकिन दोस्तों, मेरा सिंपल सा कहना ये है, सेबी भी एक बहुत बड़ा रेगुलेटर है, दुनिया में उसका पंचम लहराता है, इंडिया में उससे बेहतर कोई रेगुलेटर नहीं है। सेबी ने जो काम पिछले 5 सालों में किए हैं वो बहुत सराहनीय है। इतने सारे स्कैम सेबी ने पकड़े हैं, इतने सारे लोगों को प्रोटेक्शन दी है, और सेबी अपना काम बखूबी करता है। तो सेबी से मेरी उम्मीद कम है कि वो कोई गलती कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी एक रेपुटेशन है। ऐसे नहीं है कि, और कोई दोस्तों 2, 5, 10 हज़ार की बात थोड़ी हो रही है। हम कितने बड़े फंड पैसे की बात कर रहे हैं, 15.15 लाख करोड़। दोबारा से बोल रहा हूँ, 15.15 लाख करोड़। ये कोई छोटी रकम नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा नंबर है। और अगर इस मैग्नीट्यूड का स्कैम हुआ है तो यकीन मानिए इकोनॉमी तो हिलेगी हिलेगी, देश के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, FII बाजार छोड़ के भाग जाएंगे और हर आदमी को जवाबदेही बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ स्कैम इज़ वेरी बिग। तो सेबी ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन 10 दफ़ा की होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रफ पेपर पे कुछ लिखा और बता दिया कि साहब ये इतना बड़ा घपला है, क्योंकि अगर सेबी की कथन गलत हुई तो ये भी तो इतनी बड़ी कंपनी है जो कोर्ट में जाके मानहानि का दावा कर सकती है। तो इसलिए दोनों के लिए बहुत विकट समस्या है, लेकिन अभी के लिए इन्वेस्टर के लिए तो दुख है ही है, पेन है ही है। अब आते हैं कंपनी क्या कह रही है। कंपनी कह रही है कि हमने ऐसा कोई घोटाला नहीं किया, इट इज़ ए मिस इंटरप्रिटेशन। हमने जो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट दिए, यानी कि उनकी कई सब्सिडरी होगी, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, वो कह रहे हैं कि सबका जब जोड़ मिलाओगे तो यही बैठेगा, हमने कोई गलत नहीं दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि सेबी भी तो कोई बच्चों का खेल नहीं है। सेबी में भी तो बहुत ज्ञानी विज्ञानी लोग बैठे हैं। सेबी ने भी तो ऑडिट कराया है, सेबी ने भी तो 4 लोगों से सलाह की होगी, क्योंकि साइज ऑफ स्कैम इज़ टू बिग। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट बॉडी होने की वजह से सेबी की गलती नहीं होगी, कहीं ना कहीं गलती राजेश एक्सपोर्ट की दिखती है।
अब इसमें क्या हुआ है, सेबी ने आरोप लगाया है कि एलिगेशन जिसे बोलते हैं कि इन्होंने जो इनकम दिखाई है वो गलत दिखाई है। 15.15 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू दिखाया पिछले कई सालों में वो गलत है। जो इनकी साउथ अफ्रीका में ये जो माइंस अपनी बताते हैं वो नहीं है, जितना रेवेन्यू बताते हैं वो नहीं है। कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। कुछ शेयरों में भी हेरफेर की गई है। एफ्लुएंस शेयर एंड स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, मैं शायद नाम में थोड़ा सा मेरा हेरफेर हो सकता है, लेकिन उसके द्वारा भी कुछ 11,500 करोड़ का लफड़ा सामने आया है। अब 2021 से 2025 के बीच में जो रेवेन्यू की फिगर्स दिखाई गई हैं, यानी कि पिछले 5 साल में ये घपला है, और ये 2024 से इंक्वायरी चल रही है। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा दोस्तों कि सेबी ने एक इंक्वायरी शुरू करी और आज एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कंपनी से कुछ क्लैरिफिकेशंस भी मांगे होंगे, कंपनी ने कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिए होंगे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी होती है उसका क्या प्रोसेस होता है। जैसे आपका कोई इनकम टैक्स का भी केस है तो पहले वो लोग कहते हैं कि ये पेपर दीजिए, उस बेसिस पे वो एनालाइज करते हैं। अगर आपकी गलती पाई जाती है तो वो उसको मार्क करते हैं, और अगर आपकी गलती नहीं पाई जाती तो उसे क्लीन चिट दे के केस को खत्म कर देते हैं। दिस इज ए वेरी नॉर्मल प्रोसेस, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ होगा। तो सेबी ने 2 साल में कुछ 100 पेपर मांगे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जब फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है तो सेबी ने हवा में तो ऑडिट करना ही दिया होगा, कुछ तो आधार रहा होगा। तो जो पेपर सबमिट किए गए वो शायद सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहे राजेश एक्सपोर्ट की तरफ से, मिस्टर राजेश मेहता की तरफ से। लेकिन वही वाली बात कि हर आदमी अपना बचाव करता है, तो वो भी अपना बचाव कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इसके लिए लड़ेंगे और हम इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे, और ये जो हमने इनकम दिखाई है ये सही है, और ये मिस इंटरप्रिटेशन बाय सेबी है, फाइनल जजमेंट नहीं है। सेबी भी ये कह रहा है कि दिस इज एन इंटरिम ऑर्डर, नॉट ए फाइनल जजमेंट। अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या सवाल है, रेवेन्यू क्या होता है? मेरे लिए आपकी दुकान है, मान लीजिए कि आपकी एक दुकान है, आपने 10 लाख का सामान बेचा तो आपकी साल भर का रेवेन्यू 10 लाख हुआ। लेकिन अगर आप कहें कि महीने का 50 लाख का सामान बेचा जबकि रियलिटी में 10 लाख है, तो जो 40 लाख है वो हेर फेर है दोस्तों। आप समझिए इसको कि 10 लाख का आपने सामान बेचा तो आपका साल का रेवेन्यू 10 लाख हो गया। अगर आप कहते हैं मैंने बेचा 10 लाख और 50 लाख का रेवेन्यू है तो 40 लाख का इसमें हेरफेर है। यही कुछ इस तरह का हेरफेर 15.15 लाख करोड़ की रकम निकल के आती है। जो ये 40 लाख है यही 15.15 लाख है, क्योंकि यही का फर्क है। अब किया क्यों गया, क्या मंशा हो सकती है दोस्तों? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी टर्नओवर 10 रुपये है तो आप कहेंगे छोटी कंपनी है, लेकिन यही मैं कहूं कि मेरी टर्नओवर 1000 रुपये है और ये हर साल डबल हो रही है, तो आप कहेंगे ना कंपनी की टर्नओवर भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, ईयर ऑन ईयर सेल्स भी अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छा है, सभी कुछ तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप जब अपने स्क्रीनर में डालेंगे कि मुझे एक ऐसी कंपनी बताओ जिसकी ग्रोथ भी हो रही है सेल की, जिसका पीई भी अच्छा है, जिसकी रिटर्न भी अच्छी है, जिसका प्रॉफिट भी अच्छा है, जिसका पीबी भी अच्छा है, सब सारे पैरामीटर्स मैच हो जाएंगे, तो उसमें से एक कंपनी राजेश एक्सपोर्ट आ जाएगी। अब आपको तो ये लग रहा है कि आपने स्क्रीनर पे चेक कर लिया और ये सारी फिगर सही है, ये हम मान के चलते हैं, जनरली ऐसा होता भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कहीं ना कहीं इशू है। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, देश में कानून है, हर कंपनी ऐसा नहीं करती है, हर ऑडिटर आपकी गलती को बताता है, हर ऑडिटर का ये काम है। जब आप अपनी बैलेंस शीट भरते हैं तो ऑडिटर उसमें रेड मार्क, फ्लैग मार्क जो भी होता है वो फ्लैग करता है, पर नहीं किया गया यहाँ, यही गलती है। तो अब ये स्कैम कैसे बन रहा है कि कंपनी ने मिस रिपोर्ट ऑफ रेवेन्यू या प्रॉफिट किया। अब आपके स्क्रीनर में आया कि भाई साहब ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, आप और हम या LIC या FII इसी चीज़ को देखते हुए इसमें निवेश कर बैठे। 10% कंपनी की जो भी नेट वो है उसमें 10% शेयर है दोस्तों LIC का, यानी कि DIIs के फॉर्म में, और 15% साथ उसमें इन्वेस्टमेंट है FIIs की, जो कि अब निकलते जा रहे हैं। ये जो फॉल आई है ये FII DIIs की वजह से ही आई है, आपके और मेरे शेयर बेचने से नहीं आई है। और आप और हम तो दोस्तों अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि यार ये तो अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा है, गोल्ड के तो दाम बढ़ रहे हैं तो ये तो बढ़ ही जाएगा। दोस्तों घोटाला हुआ है, ये बात मान के चलिए। अब इस घोटाले का कनेक्शन क्या है दोस्तों? एक रिफाइनरी है स्विट्जरलैंड की जिसका की नाम है वेलकाम्बी। ये कंपनी एक सब्सिडरी है, यानी कि वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुई, वो कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर रही थी, इन्होंने कहा कि हम खरीदना चाहते हैं, और इन्होंने ऐसा करके कुछ खरीद ली वो कंपनी, तो वो इसकी सब्सिडरी बन गई।
अब इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया गया है। अब वो धोखा क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ रेवेन्यू ही सबसे बड़ा धोखा है। आपको स्क्रीनर में दिखता रहा कि कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ कंपनी में तो घोटाला हो रहा था। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये इशू है, सेबी की लापरवाही है, बीएसई की लापरवाही है, या धोखा दिया है राजेश एक्सपोर्ट ने। हम इस पे चर्चा बहुत कर ली और इस पे अब कुछ चर्चा करके फायदा नहीं है। आप और मैं क्या करें दोस्तों? हमारे लिए तो बेस्ट यही है कि कंपनी को नमस्ते कर दी जाए, कल को सब ठीक हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो दोस्तों बिल्कुल ख़त्म ही है ये पैसा, ये मान के चलिए। यहीं पे दोस्तों वो चीज़ काम आती है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसीलिए दोस्तों मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट घुसे हुए हैं राजेश एक्सपोर्ट में तो अब तक मुझे 100% यकीन है आप नहीं निकले होंगे, आपने लॉस नहीं बुक किया होगा। क्योंकि पहले दिन जब ये रिपोर्ट आई उस दिन वो गिरा और उसके अगले दिन गिरा। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कोई बात होगी, शायद सोने चांदी में कुछ हरकत हुई होगी, अभी वार भी चल रही है, हो सकता है इनका कोई कनेक्शन हो, यूरोप में कुछ प्रॉब्लम हो तो ये गिर गया। दोस्तों आपको तो पता ही नहीं है कि कंपनी में कितना बड़ा घोटाला हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, कम खाइए सुखी रहिए। म्यूचुअल फंड इसीलिए बेहतर है, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड की 10% हिस्सेदारी थी उसमें राजेश एक्सपोर्ट में, बाकी 90% पैसा तो आपका सेफ रहता, क्योंकि 10% ही हिस्सा है ना DII का। तो इसका मतलब सारा भी अगर हो तो म्यूचुअल फंड के पास तो और भी शेयर होंगे। और सबसे पहले निकलने वाले कौन लोग हैं? वो है म्यूचुअल फंड। आप और मैं थोड़ी निकले हैं, हमें तो जब पता लगा, जब ये हो गया नीचे, इतना स्टॉक नीचे आ गया, तब हमने सोचा भाई क्या न्यूज़ है, क्या नहीं है, तब हमें पता लगा कि घोटाला हुआ। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड सबसे पहले घुसते हैं, जैसे ही कंपनी अच्छा चल रही होती है सबसे पहले घुसते हैं, और जैसे ही कंपनी में कुछ लफड़ा होता है सबसे पहले निकलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एफ्लुएंस शेयर वाला जो एक ट्विस्ट है वो भी मैं बता देता हूँ क्या है। सेबी के मुताबिक 2022 से 2024 के बीच में लगभग 11,500 करोड़ के परचेजेस हुई, जो कि कंपनी कहती है हमने करी एफ्लुएंस शेयर एंड स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड से। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। सेबी का कहना है कि इसका जब वेरिफिकेशन किया गया तो एफ्लुएंस ने ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन से डिनाई कर दिया। इसका मतलब मिस इंटरप्रिटेशन जो बात कह रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट और मिस्टर राजेश मेहता, एफ्लुएंस से कैसे गलती हो गई? तो इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं तो घोटाला है। अब वो मैग्नीट्यूड चाहे 15.15 लाख करोड़ है या 11,500 करोड़ है। 11,500 करोड़ भी दोस्तों ऐसा कोई खेलने वाला रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, इससे भी तकलीफ है। इसलिए दोस्तों बचिए। आर्टिफिशियल टर्नओवर का क्या मतलब होता है दोस्तों? जैसा मैंने पहले बताया, 10 लाख की आप सेल कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मेरी 50 लाख की सेल है। आपने फर्जीवाड़ा करके, बिल लेके, ये करके, वो करके, कहीं ना कहीं से अपना प्रॉफिट मैनेज करके कुछ दिखा दिया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपकी 10 रुपये की सेल है और 10 रुपये में से आपको बच रहे हैं दोस्तों 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। तो आपकी 10% का मुनाफा हो गया। अब आपने क्या किया कि सेल दिखा दी, उसको फर्जीवाड़ा करके उसे दिखा दिया 50 रुपये का। मुनाफा आपने वही दिखाया 1 रुपये का, यानी कि जो पहले आपका मुनाफा था 2% का और 10% का, अब वो रह गया 2% का। लेकिन आपने टर्नओवर को खेल खेल के बढ़ा दिया। ये है दोस्तों पूरा एक्चुअल गेम। दिस इज हाउ कंपनी इज मैनिपुलेटिंग। दोस्तों मेरे पास भी वही डेटा है जो मैं पढ़ पा रहा हूँ। हो सकता है ये गलत हो सकता है सेबी का कोई और ऑर्डर आ जाए कल, हो सकता है राजेश एक्सपोर्ट अपनी सफाई में कुछ कह दे और ये सब घोटाला हो ही ना, मुझे नहीं पता। मैं दोस्तों इसको उतना इंटरप्रिटेट कर पा रहा हूँ जितना कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, और जो कि पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। ना मुझे सेबी ने डेटा दिया, ना मुझे राजेश एक्सपोर्ट ने दिया। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके। दोस्तों इस पे एक और एलिगेशन भी है, वो ये है कि एक और एलिगेशन जो कि 2914 करोड़ का रिसीवेबल एडजस्ट किए गए। दोस्तों वो कैसे आए, कहाँ से पेमेंट आई, किसको गई, कोई भी ट्रेल नहीं मिला सेबी को। ये सब चीज़ें जो है इशारा करती हैं कि सेबी सही है, राजेश एक्सपोर्ट गलत है।
अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो 100% ये कहूँगा कि सेबी ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी गलती नहीं कर सकती। छोटा मोटा कोई होता घोटाला, क्योंकि उनको भी देश पे, उन्हें भी पता है कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है देश पे। एफआईआई वैसे ही हमारे यहाँ बिकवाली करके जा रहे हैं, ये घोटाला आने से और ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बात उन्हें पता है, कोई नई बात नहीं है। आज का मेरा सब लोगों का ट्रस्ट हिलेगा स्टॉक मार्केट से, ये बात भी उन्हें पता है। उसके बाद भी अगर वो कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ग्रेविटी ऑफ पेन इज वेरी हाई फॉर देम एज वेल। इस वक्त जहां हमें क्राइसिस से गुजर रहे हैं और ये इतना बड़ा घोटाला आ जाए, दोस्तों हमारे देश का हर महीने का जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 1 से सवा लाख 1.5 लाख करोड़ का है, और ये 15.15 लाख करोड़ का घोटाला है, 15.15 लाख करोड़ का, यानी कि पूरे साल की जीएसटी, पूरे साल की कितनी हमारी देश की वो है, बजट कितना है हमारा, उसके मुकाबले देखिए कितना बड़ा घोटाला है। तो दोस्तों अभी के लिए तो बस अपना धैर्य बनाए रखें, सेबी पे ट्रस्ट करें। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो अब तो लॉस में ही होगी, मुझे 100% यकीन है, क्योंकि शेयर प्राइस गिरता ही जा रहा है और रोज़ गिर रहा है और आपको शायद एग्जिट का मौका भी नहीं मिल रहा है। मेरा तो यही मानना है, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि लोगों को कुछ सेबी की तरफ से, कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और कुछ निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कुछ राहत मिलनी चाहिए इन्वेस्टर्स को। क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप सब लोगों के लिए प्रे करूंगा, मैं अपने लिए भी प्रे करूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरा भी तो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के थ्रू और वैसे और ऐसे और ये सब। लेकिन दोस्तों इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग शायद इरिटेट हो रहे होंगे, क्योंकि जो लोग आज लॉस में होते हैं वो इरिटेट होते हैं। म्यूचुअल फंड इसीलिए मैं कहता हूँ बेहतर है।